स्वागत है आपका एक बार फिर से काना फूसी और गपशप पर आधारित हमारे इस खास कार्यक्रम में। तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। जो समझते थे कि उतरेंगे ना हम कभी, क्या से क्या हो गए देखते देखते। यूपी की ब्यूरोक्रेसी में एक ऐसा भूचाल आया जिसने योगी पार्ट 2 की सारी तस्वीर बदल कर रख दी। उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में पिछले दिनों जो ताज़ा फेरबदल हुआ उसने कई सारे दिग्गजों को जमींदोज कर दिया है। जो लोग जिनकी जड़ें बड़ी गहरी थी, जो बहुत बड़े अफसर माने जाते थे, वो ऐसे विदा होंगे इसकी उम्मीद नहीं थी। कई अफसर ऐसे भी हैं कि जिनकी किस्मत का ताला बंद था, चाबी कहीं खो गई थी, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से उनको मुख्य धारा में लाकर खड़ा कर दिया है। जब किसी के बारे में आप ये समझते हैं कि बेहद ताकतवर हैं, इनकी ताकत और बढ़ेगी, ऐसे समय में कोई अफसर आसमान से आकर जमीन पर गिर जाए तो ये बड़ा हैरत में डालता है कि अचानक ये फैसला क्यों हुआ। आज के इस तबादले में सबसे बड़ा तबादला उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल का माना जा सकता है, जो हमेशा हर सरकार में मुख्यमंत्री कोई रहा हो लेकिन वह उसके हमेशा अगल बगल ही नजर आए। सहगल की अचानक से इस तरह की विदाई, उनका इस तरह से हटाया जाना और महत्वहीन विभाग में उनको भेजा जाना, ये तमाम तरह के इस पर कयास और चर्चाएं चल रही हैं। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि वरिष्ठ अफसर होने के नाते वो एसीएस होम पद के दावेदार थे। इसके लिए उन्होंने दिल्ली से काफ़ी ताकत भी लगाई थी, सिफारिश भी लगाई थी, लेकिन इनाम मिलने की जगह जो घर का सामान था वो भी लूट गया। सहगल को सरकार ने सूचना से भी हटा दिया, एमएसएमई से भी हटा दिया और ले जाकर खेल कूद में उनको किनारे बैठा दिया। ये साफ दर्शाता है कि सरकार यानी कि मुख्यमंत्री नवनीत सहगल के कामकाज से खुश नहीं थे, नाराज थे। कुछ ऐसे घटनाक्रम भी चले जिसकी वजह से सहगल की जो साख थी, जो नंबर थे, वो अचानक से कम हुए। अगर नवनीत सहगल की किस्मत कहा जाए ढलान पर आई तो दूसरी ओर कुछ अफसर ऐसे हैं, 3 नाम, जिनकी किस्मत ने फिर से जोर मारा। और आप उसे ये भी कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 नए अफसरों को मौका देकर उन पर एक बार फिर से भरोसा जताया है। अगर आप इसमें देखेंगे तो सबसे पहला नाम महेश गुप्ता का आता है। महेश गुप्ता काफ़ी समय से राजभवन में एसीएस के पद पर तैनात थे। वो 1987 बैच के आईएएस अफसर हैं, बहुत सीनियर हैं, उनके साथ के अब कम अफसर बचे हैं। अब सरकार ने उनको बहुत बड़े महकमे का ऊर्जा जैसे उसका एसीएस बनाया है। दूसरी ओर एक नाम और है सुधीर महादेव बोबड़े का। बोबड़े से सरकार नाराज थी, राजस्व परिषद में उनको डाल रखा था और ये माना जा रहा था कि वो 2-3 साल अगर और ऐसे रहेगा तो रिटायर हो जाएंगे। 25 में उनका रिटायरमेंट है और यहीं से वो मायूसी के साथ विदा होंगे। लेकिन कोई चमत्कार हुआ और सरकार ने उनको प्रमुख सचिव शिक्षा के पद पर लाकर बैठा दिया। तीसरा सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण नाम है डॉक्टर हरिओम का। डॉक्टर हरिओम योगी पार्ट 1 जैसे सरकार बनी थी उनको किनारे कर दिया सरकार ने सामान्य प्रशासन विभाग में। वहीं पर वो 5 साल सचिव रहे, फिर योगी पार्ट 2 आ गई। इसी दौरान वो प्रमोट होकर प्रमुख सचिव के पद पर आ गए। लगभग 6 साल होने जा रहे हैं। डॉक्टर हरिओम की किस्मत का ताला नहीं खुला, लेकिन अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें एक मौका दिया है और मौका इतना बड़ा दिया कि उन्हें समाज कल्याण जैसे बहुत बड़े महकमे की जिम्मेदारी सौंपी है। डॉक्टर हरिओम की छवि अभी तक बेदाग रही है। वो उत्तर प्रदेश में एक ऐसे अफसर के तौर पर माने जाते हैं जो कवि हृदय भी है और शासन में भी रहकर बेदाग काम करने वाला है। अफसर भी ये मानते हैं कि डॉक्टर हरिओम एक ईमानदार आईएएस अफसर हैं और उनको जो मौका मिला है
वो आगे कुछ अच्छा करके दिखाएंगे। बहरहाल फिर लौटकर वहीं आते हैं कि जिसको हम सबसे बड़ा समझते थे, जब देखा तो वो किसी और के चरणों में पड़ा था। ये शासन की ऐसी व्यवस्था है कि रातों रात कब किसकी कुर्सी खसक जाए, कब कौन जमीन पे आ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। पावर सेंटर में अब बात यूपी में चर्चित खेल संघों की, उनके काले कारनामों की, उनके अफसरों की, जो बूढ़े तो हो गए तन से, लेकिन मन उनका बूढ़ा नहीं हो रहा है। आज उत्तर प्रदेश के खेल संघों का एक बेहद चर्चित नाम आनंदेश्वर पांडे की चर्चा यहाँ होनी है। आनंदेश्वर पांडे उत्तर प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन के महासचिव हैं, लेकिन इन दिनों वो विवादों में हैं। महिलाओं के साथ उनकी तमाम सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर चल रही हैं, तमाम सारी खिलाड़ियों के शोषण की बात आती है, और अंततोगत्वा राजस्थान में एक हैंडबॉल की महिला खिलाड़ी ने उनके ऊपर बलात्कार करने की कोशिश का मुकदमा लिखवाया है। ये तस्वीरें उनकी बहुत सारी वायरल हुई, और उसके बाद ये राजस्थान का मुकदमा जब आया तब मीडिया को लगा कि अब ये मामला जनता के सामने आना चाहिए। राजस्थान की ये जो महिला खिलाड़ी है, ये सीमा सशस्त्र बल में तैनात है, और वो एक यहाँ पर कैंप लगा था वॉलीबॉल का मार्च 2022 में केडी सिंह बाबू स्टेडियम में, उसका ट्रायल देने वो आई थी। चयन प्रक्रिया के दौरान उनका आरोप है कि आनंदेश्वर पांडे ने पहले उनके साथ बातचीत बढ़ाई, फिर उनको अपने आवास पर बुलाया और उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। हैंडबॉल खिलाड़ी ने जो मुकदमा लिखवाया है उसमें साफ है कि आनंदेश्वर पांडे लोगों के सिलेक्शन के नाम पर बिस्तर गर्म करने के लिए मजबूर करते थे। या तो इच्छा पूरी करो या सिलेक्शन लो, अगर नहीं माने तो सिलेक्शन गया। तो ये खेल संघ के इतने बड़े पदाधिकारी पर जब ये आरोप लगा तो स्वाभाविक है कि पूरे प्रदेश में इसकी चर्चा होनी थी। क्योंकि आनंदेश्वर पांडे बहुत बड़ा नाम है, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट से उनके अच्छे संबंध हैं, नौकरशाही में उनकी पकड़ बहुत मजबूत मानी जाती है, खेल संघों में उन्होंने बहुत लोगों को पद देकर उपकृत किया हुआ है, तो इतना आसान नहीं है उन पर हाथ डालना। ये सारा घटनाक्रम लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में होता रहा। आनंदेश्वर पांडे की ताकत ऐसी है कि स्टेडियम के भीतर उनको एक स्वीट कक्ष आवंटित कर रखा गया है। इस बवाल के बाद अब वो कक्ष उनका निरस्त कर दिया गया, हटा लिया गया है। तस्वीरें ऐसी हैं जो हम आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन देश विदेश में खेल का नाम रोशन करने के लिए जिसके ऊपर जिम्मेदारी थी, वही उसके मुंह पर कालिक मलने पर आमादा है। तमाम सारे नौजवान युवक युवतियां जो ट्रेनिंग लेने कैंपों में शामिल होने पूरे देश से लखनऊ में साइंस सिटी सेंटर में तमाम जगहों पर आते हैं, वहाँ पर आनंदेश्वर पांडे जैसे लोग उनके शिकार की ताक में रहते हैं। खेल का स्तर ऊंचा भले उठे न उठे, लेकिन अफसरों का जो इच्छा की पूर्ति है वो होती रहे। इसके लिए खिलाड़ियों का कैरियर भी वो दांव पर लगाने से नहीं चूकते हैं। हालांकि इतना हंगामा और हल्ला के बाद अब पांडे इसको बेबुनियाद आरोप बताते हैं, वो इसे ओलंपिक संघ के झगड़े से भी जोड़ते हैं। इसकी सच्चाई क्या है ये तो जांच में सामने आएगी जब लखनऊ मुकदमा पहुंचेगा। लेकिन सोचने की बात यह है और विषय गंभीर ये है कि हम लोग जब भारत में खेलो इंडिया, कूदो इंडिया, बढ़ो इंडिया का नारा देते हैं, खेलेंगी बेटियां, पढ़ेंगी बेटियां तभी तो आगे बढ़ेंगी बेटियां, और जहां पर ऐसे ऐसे बैरियर उनके रास्तों में लगाए जाते हों, जहां उनको सौदा करना पड़ता हो, तब उनको सफलता का सर्टिफिकेट या सिलेक्शन का सर्टिफिकेट मिलेगा, तो ऐसे में खेल तो आगे नहीं जाएगा, खिलाड़ी भी पीछे ही रहेगा। लेकिन इन दोनों से खेलने वाले हमेशा आगे जाते रहे, हमेशा मौज काटते रहे, देश दुनिया की सैर करते रहे, और खेल संघों के नाम पर लोगों के सामने काया ऊंची करके घूमते रहे। अब ये देखना होगा कि सरकार इस पूरे मामले में
किस तरह से कार्रवाई करती। योगी सरकार में ब्यूरोक्रेसी का पावर सेंटर अब बदल गया है। योगी पार्ट 2 के इस दूसरे कार्यकाल में 5वें महीने में जो सबसे बड़ा फेरबदल हुआ शासन में, उसमें संजय प्रसाद सबसे ताकतवर अफसर बनकर उभरे हैं। संजय प्रसाद मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव थे, लेकिन इस फेरबदल में जितनी ताकत उनको दी गई, उससे यह साफ है कि अवनीश अवस्थी जो अभी तक ब्यूरोक्रेसी का पावर सेंटर माने जाते थे, अब वो शिफ्ट होकर संजय प्रसाद के पास आ गया है। संजय प्रसाद 1995 बैच के IAS अफसर हैं। वह बिहार के सीतामढ़ी के रहने वाले हैं और उनकी शादी उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में हुई है। आज की तारीख में योगी सरकार में उनकी हैसियत अब नंबर 2 के अफसर की हो गई है। हालांकि उनका बैच 1995 अभी काफ़ी जूनियर है, लेकिन संजय प्रसाद के सितारे इस समय शीर्ष पर हैं। प्रमुख सचिव गृह का पद मिलना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन इस पद के साथ संजय प्रसाद के सामने कई चुनौतियां भी हैं। चुनौतियां इसलिए कि उनसे पहले जो शख्स यहाँ तक नसी था, उसको अपने खुदा होने पर उतना ही यकीन था, या यूँ कह सकते हैं कि वो सरकार की आंख नाक कान थे, उनको फ्री हैंड था, बेहद वो भरोसेमंद थे, वो जैसा चाहते थे उन्होंने चलाया। 3.5 साल से ज़्यादा वो उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह रहे। अब संजय प्रसाद एक ऊर्जावान और नौजवान अफसर हैं, उनको ये कमान मिली है, लेकिन कुछ तकनीकी बातें भी हैं उसके साथ। बात यह है कि संजय प्रसाद का जो बैच है, उनसे पुलिस महकमे में ऊपर कई सारे अधिकारी हैं। DGP उनसे 8 बैच के करीब सीनियर हैं। DGP देवेंद्र सिंह चौहान 1988 बैच के अफसर हैं और संजय 1995। तो स्वाभाविक है कि गैप बहुत बड़ा है। इसी तरह अगर आप देखेंगे तो ADG LO भी प्रशांत कुमार, वो भी संजय प्रसाद से काफ़ी सीनियर है। इतना ही नहीं, फील्ड में जो अधिकारी तैनात हैं ADG रैंक में, वो भी काफ़ी सीनियर हैं। ऐसे में वो शासन के अफसर जरूर हैं, लेकिन तालमेल बिठाने की एक चुनौती आती है। जब आप बढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि आगरा के जो ADG हैं राजीव कृष्णा, वो 1991 बैच के हैं। लखनऊ के ADG ब्रिजभूषण 1992 बैच के हैं। मेरठ के ADG राजीव सब्बरवाल 1993 बैच के हैं। प्रयागराज के ADG प्रेम प्रकाश, ये भी 1993 बैच के हैं। और गोरखपुर के ADG अखिल कुमार, ये भी 1994 बैच के हैं। अब आते हैं पुलिस कमिश्नरेट पर। कानपुर के जो पुलिस कमिश्नर हैं BP जोगदंड, वो 1991 बैच के हैं। लखनऊ के जो पुलिस कमिश्नर हैं SB शिरोडकर, वो 1993 बैच के हैं। ये सारे अधिकारी सीनियर हैं ब्यूरोक्रेसी में संजय प्रसाद के बैच से। तो ये नाम इसलिए बताया कि जब बात आएगी तालमेल की, तो वहाँ पर ये सारी चर्चा हो सकती है। अब पुलिस में और शासन में तालमेल कैसे बनेगा, ये जिम्मेदारी संजय प्रसाद पर है। लेकिन लोग ये मानते हैं कि संजय प्रसाद एक सुलभ अफसर हैं। ऐसे अफसर हैं जो सरलता के साथ चीज़ों को निपटाना जानते हैं, जो लोगों को मन से सुनते हैं, प्रसन्नता के साथ उनको वापस भेजते हैं। तो CM योगी का जो भरोसा उनको मिला है और जो उनके पीछे ताकत है, वो हर चुनौती को पार कर जाएंगे, ऐसा लोग उम्मीद करते हैं। संजय प्रसाद जिन जिलों में DM भी रहे हैं, वहाँ उन्होंने अपनी कार्यशैली से काफ़ी छाप छोड़ी है। हर जिले में कुछ ऐसे लोग बनाकर आए हैं जो आज भी इस सफ़र में उनके साथ हैं। तो साख का कोई संकट नहीं है, व्यवहारिकता में कोई कमी नहीं है, उपलब्धता उनकी हमेशा है। तो ये माना जा रहा है कि अगर वो लंबा समय गुजारना चाहेंगे इस पद पर, तो वो चल सकते हैं। उनकी ओर से उनके कार्यशैली को लेकर कोई उनका शासन में ऐसा विरोधी नहीं है जो उनकी जड़ खोदने की कोशिश करे। मीडिया के लिए भी वो बेहद फ्रेंडली रहे हैं। वैसे कहा भी गया है कि अगर जीतने का ही हुनर रखते हो
तो दिल जीतने का रखो, क्योंकि सारी दुनिया जीतकर सिकंदर भी खाली हाथ ही गया था। न रुकी वक्त की गर्दिश, न जमाना बदला, बस पेड़ सूखा तो परिंदों ने ठिकाना बदला। योगी सरकार के तबादलों पर तमाम सारी चर्चा चल रही है, लेकिन इस चर्चा में जो सबसे बड़ा नाम था वो है अवनीश अवस्थी का। योगी पार्ट 2 में सबसे बड़ा परिवर्तन भी अवनीश अवस्थी के रिटायरमेंट के समय ही देखने को मिला, और उनके जाते ही ब्यूरोक्रेसी में ताश के पत्तों की तरह जब फेंटा गया तो ब्यूरोक्रेसी में भूचाल सा आ गया। जो लोग बेहद ताकतवर माने जाते थे सरकार में, वो कई सारे पेड़ उखड़ गए। मंत्रियों और अफसरों के बीच तनातनी और विरोधाभासी की जो तमाम सारी खबरें थी, उन पर भी काफ़ी हद तक विराम लगा। अवनीश अवस्थी के साथ साथ हम चर्चा यहाँ दोनों डिप्टी सीएम के विभागों की भी करेंगे। सबसे पहले बात उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के विभाग की। जो मनोज कुमार सिंह थे, उनसे ग्राम विकास विभाग हटाकर हिमांशु कुमार को वहाँ तैनात किया गया है। दूसरा विभाग था स्वास्थ्य महकमे का, जहाँ एसीएस अमित मोहन प्रसाद और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के बीच तमाम सारी खबरें ऐसी आती थी कि तालमेल का अभाव है। तबादलों को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, बहुत हंगामा मचा। ये स्वास्थ्य विभाग ही था। लोग ये मानते थे कि अमित मोहन प्रसाद बहुत मजबूत अफसर हैं, सरकार उनको हटाएगी नहीं, लेकिन अब उनको महत्वहीन विभाग में एमएसएमई में भेजा गया स्वास्थ्य की तुलना में। लेकिन जिस अफसर को ब्रजेश पाठक के महकमे में भेजा गया, पार्थसारथी सेन शर्मा को स्वास्थ्य का प्रमुख सचिव बनाकर, उस पर बस यही कहा जा सकता है, पाठक जी के समर्थक भी यही कहा है कि इससे अच्छा तो पहले वाला ही था, बदलने की जरूरत ही नहीं थी। एक संयोग और बना है स्वास्थ्य में कि अब पार्थसारथी सेन शर्मा स्वास्थ्य के प्रमुख सचिव हैं और आलोक कुमार चिकित्सा शिक्षा के प्रमुख सचिव हैं। दोनों विभाग ब्रजेश पाठक के पास है, और ये दोनों अफसर अखिलेश यादव के सचिव रहे उनके कार्यकाल में पंचम तल में। अब बात आती है कि मनोज कुमार सिंह से ग्राम विकास हटाकर हिमांशु कुमार को डिप्टी सीएम केशव मौर्य को संतुष्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन मनोज सिंह को एक उद्यान विभाग नया दे दिया गया। अब डिप्टी सीएम के अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि अवनीश अवस्थी का जाना उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी को कई सारे सबक देकर गया। योगी सरकार ने जो फेरबदल किया, उसमें संजय प्रसाद बेहद ताकतवर अफसर बनकर उभरे। उनकी हैसियत प्रदेश में बड़े अफसरों में शुमार हो गई। लेकिन अवनीश अवस्थी इस तरह जाएंगे, इसको लोग कम समझते थे, कम सोचते थे, मानते भी नहीं थे। वो मानते थे कि उनको कुछ ना कुछ बड़ा मिलेगा। अब बड़ा कहाँ गया? प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव सूचना और प्रमुख सचिव गृह, वो सब आ गया संजय प्रसाद के पास। अब वो ब्यूरोक्रेसी की एक तरह से कहा जाए नए बॉस की तरह है। अभी उनकी नौकरी काफ़ी लंबी है, क्योंकि वो 95 बैच के अफसर हैं। 2031 में उनका रिटायरमेंट है, 9 साल है। लेकिन ब्यूरोक्रेसी के लिए एक सबक ये है, एक सच्चाई ये सामने आई है कि सरकार हमेशा सरकार होती है, एक दिन सबको रिटायर होकर जाना है। कोई पद सदा के लिए नहीं बना है। हालांकि अफसर कोशिश जरूर करता है कि ये पद उसके पास सदा बना रहे, लेकिन एक ना एक दिन सबको ये पद छोड़ना पड़ता है, और अवनीश अवस्थी को भी वो पद छोड़ना पड़ा। हालांकि जो रात दिन काम करने वाले अफसर थे, अवनीश अवस्थी, जिन्होंने एक कहा जाए माइलस्टोन सेट किया, वो हर समय उपलब्धता का, उनके जितना काम करना अब आसान भी नहीं है किसी के लिए। और आप हैरत ये भी देखिए कि उनके विभाग भी आधा दर्जन अफसरों में बांटने पड़े, यानी कि 6 प्रमुख सचिव के बराबर वो अकेले काम करते थे। तो ये कोई मामूली बात नहीं है, लेकिन नौकरी है, सेवा है, रिटायरमेंट है। जो कल तक जिनके इशारे पर पूरे प्रदेश की पुलिस नाचती थी
यूपीडा जैसे बड़े बड़े एक्सप्रेसवे जहां बनते थे, आज अचानक से रिटायर होने के बाद 6 बजे के बाद वो घर पर खाली बैठ जाते हैं। न लाव लश्कर है, न सलाम ठोकने वाले हैं, न फोन आते हैं, न समस्याओं पर लोग चर्चा करते हैं। अब ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निर्भर करता है कि वो अपने सबसे चहेते अफसर को, जिसे सबसे ताकतवर माना गया, जो उनका सबसे करीबी कहलाया, उसको कब और क्या पद वो देते हैं। बहरहाल पावर सेंटर में आज इतना ही, और जाते जाते मंजर भोपाली की कुछ लाइनों के साथ छोड़ जाएंगे जो आपको, हमको, सबको एक सबक भी देती है कि हमारी जेब से जब भी कलम निकलता है, सियाह सब के यजीदों का दम निकलता है, और तुम्हारे वादों का कद भी तुम्हारे जैसा है, कभी जो नाप के देखो तो कम निकलता है। नमस्कार।